ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रोमैटिक फीवर, जो कि आगे चल के क्या कॉज करेगा, रोमैटिक हार्ट डिसीज़ कॉज करेगा। इसमें मतलब होता क्या है कि जनरली जो बच्चे होते हैं 5 to 15 एज के जो बच्चे होते हैं उसमें जैसे शोर थ्रोट हुआ, ठीक है, शोर थ्रोट होने के बाद इसमें से जैसे 100 बच्चे में से 3% बच्चों में से 3 बच्चों में ऐसा होता है कि उनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने की वजह से मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो जाती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी के कई ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ ले रहे हैं कि जो रोमैटिक फीवर होता है वो मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। मतलब ये हुआ क्या कि एक बैक्टीरिया आया, उसने क्या किया, सोर थ्रोट कॉज किया, मतलब टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस कॉज किया, और वहाँ पे आके एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ, और जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ, जिस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ, वो ऐसा ही एंटीजन बॉडी के कई ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। मतलब ऐसा मिमिक्री होता है कि ऐसा पाया जाता है, और वो एंटीबॉडी वहाँ पे भी अटैक कर देता है और बॉडी के कई ऑर्गन को क्या करेगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट करवा देता है। जैसे शोर थ्रोट हुआ, और ये शोर थ्रोट हो किसकी वजह से रहा है, हम लोग जानते हैं कि ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो रहा है। और इसके पास होता क्या है कि एक एंटीजन होता है जिसको क्या बोलते हैं, वो प्रोटीन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इसकी स्पेशली अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन रहता है, ग्लूकोजामीन रहेगा, ठीक है। अब एम प्रोटीन में क्या हो जाता है ना, जैसा ये एम प्रोटीन है वैसा ही इसके खिलाफ बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। प्रॉब्लम ये आती है कि जैसा स्ट्रक्चर इस प्रोटीन की होती है वैसा ही स्ट्रक्चर बॉडी के कई ऑर्गन में ही इस एंटीबॉडी को दिखने लगता है, मिमिक्री जैसा वैसा ही स्ट्रक्चर दिखने लगता है, और वो वहाँ पे अटैक कर देता है। तो क्या देखने को मिलता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री देखने को मिलता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री देखने को मिलता है, और टाइप 2 की हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये कौन कौन से जनरली क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कहाँ कहाँ पे एम प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलता है, जैसे हार्ट में मिलता है। हार्ट में मिलने की वजह से हार्ट के तीनों लेयर में इन्फ्लामेशन चलने लगता है। जैसे ऐसा ही बिल्कुल एम प्रोटीन के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ के इसके सेल्स में भी रहता है, तो जो एंटीबॉडी है वो वहाँ पे आके इन्फ्लामेशन कॉज करवाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्डाइटिस मिलता है, पेन कार्डाइटिस मिलता है, जिसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ऐसे ही बॉडी के जो लार्ज जॉइंट्स हैं उस जॉइंट्स में भी ऐसा ही बिल्कुल एम प्रोटीन के जैसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो एंटीबॉडी सोचता है कि वो एंटीजन ही है, एम प्रोटीन ही है, और यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन कॉज करवा देता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस देखने को मिलता है, आर्थराइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसा ही बिल्कुल एम प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है, स्किन में भी देखने को मिलता है। तो स्किन के भी मैनिफेस्टेशन आने लगते हैं, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन चलने लगेगा, एंटीबॉडी यहाँ पे आके डिस्ट्रक्शन कराने लगता है, इसमें भी तुम्हारा क्या मिलता है, नोड्यूल्स बनने लगते हैं और इरिथमा होने लगता है। और अगर बात करो तो एक और ऑर्गन है जिसको हम लोग क्या करता है, सबसे लास्ट में ये इन्वॉल्व होता है, जैसे ब्रेन हो गया, तो ब्रेन में भी तुम्हारा क्या करेगा, ये यहाँ पे भी ऐसा मॉलिक्यूलर मिमिक्री होता है, वही एम प्रोटीन यहाँ पे भी ऐसा स्ट्रक्चर लगता है एंटीबॉडी को, और यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन कॉज कराने लगता है, जिसकी वजह से कोरिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं बताया आपको कि भैया एक बच्चे को शोर थ्रोट हुआ, उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन था, उसमें क्या हुआ कि जैसा बी लिम्फोसाइट ने इसके सरफेस पे, बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट जो एम प्रोटीन था उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया, लेकिन वैसे ही मिमिक्री, वैसे ही मॉलिक्यूलर मिमिक्री हुई, वैसे ही एम प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर ही हार्ट के लेयर्स के सेल पे, हार्ट के वॉल के मतलब हार्ट के वॉल पे भी वैसा ही स्ट्रक्चर पाया, जॉइंट्स में भी वैसा स्ट्रक्चर पाया, स्किन में भी पाया और ब्रेन में भी पाया। जब हार्ट में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुआ तो कार्डाइटिस, पेन कार्डाइटिस, मतलब तीनों लेयर में इन्फ्लामेशन कॉज करवा दिया, जॉइंट्स में भी इन्फ्लामेशन कॉज करवा दिया, अर्थराइटिस होने लगा, और स्किन में भी इरिथमा और नोड्यूल्स कॉज करवा दिया, और क्या करवाया, कोरिया भी कॉज करवा दिया, ठीक है। तो इसी वजह से ये इटियोलॉजी हुआ। आखिर करवा कौन रहा है, ये तुम्हारा ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया करवा रहा है, ठीक।
अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या आएंगे, मतलब क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, तो जो जनरल होता है वो तो आएगा ही, जैसे फीवर हो जाएगा, मैलियस, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, आर्थ्रेल्जिया रहेगा, जोड़ों में दर्द होगा, वो तो ठीक है। लेकिन जो हम लोग इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ेंगे, कार्डाइटिस जो पढ़ा हम लोगों ने, कार्डाइटिस जो रहेगा वो पैन कार्डाइटिस होगा, मतलब 3 के तीनों लेयर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहा है, एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस में जो होगा, इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन, जैसे मान लीजिए ये लेफ्ट आर्टरियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ, यहाँ पे जो मिट्रल वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट होने की वजह से वेजिटेशन बन जाता है। और याद रखना है हम लोगों को कि रोमेटिक हार्ट डिसीज में लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल पे क्या होता है, वेजिटेशन बनता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हमको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी रोमेटिक हार्ट डिसीज होगा तो एक्यूट की कंडीशन में, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक्यूट की कंडीशन अगर रहेगी तो उसमें हमेशा मिट्रल रीगर्जिटेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, मिट्रल रीगर्जिटेशन मिलेगा। और इसमें एक प्लेग बन जाता है, मतलब ये किस वजह से हो रहा है, एक प्लेग बनने की वजह से हो रहा है, इसे मैककैलम प्लेग कहते हैं। तो एक्यूट की कंडीशन में मैककैलम प्लेग बनेगा, ये हमको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर यही बात आगे बढ़ी तो क्रोनिक फेज में अगर गया तो ये क्या हो जाएगा, मिट्रल स्टेनोसिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिट्रल स्टेनोसिस। जब हम लोग मिट्रल स्टेनोसिस पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि मिट्रल स्टेनोसिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो तुम्हारा रोमेटिक हार्ट डिसीज ही होता है। तो देखो यहाँ पर रोमेटिक हार्ट डिसीज हुआ, एक्यूट में तो वो मिट्रल रिगर्जिटेशन कराया, लेकिन आगे चल के ये क्या काज करवा देगा, मिट्रल स्टेनोसिस। और उसमें अपीयरेंस कैसा रहेगा, वाल्व कैसा दिखने लगेगा, फिश माउथ वाल्व या फिश माउथ अपीयरेंस बोलते हैं। इसका एक और नाम देते हैं हम लोग, बटन होल अपीयरेंस देते हैं। क्या बोलते हैं, बटन होल अपीयरेंस नाम देते हैं, ठीक है। और जैसा ही कि हम लोग जानते हैं कि रोमेटिक हार्ट डिसीज में मैंने पहले से ही बता रखा कि हमको मैटअप से याद रखना है, मैटअप से याद रखना है। सबसे जो मोस्ट कॉमन जो वाल्व होता है रोमेटिक हार्ट डिसीज में वो तुम्हारा मिट्रल वाल्व इन्वॉल्व होगा, उसके बाद एओर्टिक वाल्व होगा, उसके बाद ट्राइकस्पिड होगा, फिर पल्मोनरी होगा, ठीक है। ये बात हमको ध्यान में रखना है। तो मैंने बताया कि एंडोकार्डाइटिस में पहले मिट्रल रीगर्जिटेशन होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा मिट्रल स्टेनोसिस हो जाएगा, ठीक है। पहले तुम्हारा मैककैलम प्लेग मिलेगा, बाद में तुम्हारा क्या मिल जाएगा, अगर स्टेनोसिस हो गया, डिपोजिशन होने लगा उस पर, तो तुम्हारे बटन होल अपीयरेंस मिलेगा और फिश माउथ अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन कार्डाइटिस में मैंने बताया कि पेन कार्डाइटिस है, तो पहले ए में एंडोकार्डाइटिस हम लोगों ने पढ़ा, बी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मायोकार्डाइटिस पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है कि स्पेशली एक इसका मतलब कि जो मस्कुलर लेयर होता है, जो कार्डियक मसल्स होता है, इनके बीच में ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन चलने लगता है। और जो जिस एरिया में ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन चल रहा है वहाँ पे मतलब बहुत सारे सेल्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं। इस एरिया को एक बॉडी जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम लोग एस्कॉफ बॉडी कहते हैं। और एस्कॉफ बॉडी को ही हम लोग क्या मानते हैं, इसका रोमेटिक हार्ट डिसीज़ का पैथोग्नोमिक फीचर मानते हैं। तो अगर वो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोमेटिक हार्ट डिसीज़ का जो पैथोग्नोमिक फीचर होता है तो वो क्या होता है, एस्कॉफ बॉडी होता है। एस्कॉफ बॉडी होता क्या है, यहाँ पे हम लोग डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन चल रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एस्कॉफ बॉडी कहलाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि सेंटर में फाइब्रॉइड नेक्रोसिस चलता रहता है। ये देखिए, ये तुम्हारा क्या चल रहा है, फाइब्रॉइड नेक्रोसिस चल रहा है। और इसमें होता क्या है कि आसपास सराउंडिंग में लिम्फोसाइट, इस्नोफिल्स, बहुत सारे सेल्स आके इकट्ठे हुए रहते हैं इस नेक्रोसिस के चारों तरफ। सेंटर में तुम्हारा फाइब्रॉइड नेक्रोसिस चल रहा है, इसके चारों तरफ इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं। इसमें एक विशेष टाइप का लार्ज मैक्रोफेज रहता है, मतलब मैक्रोफेज ही थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है, लार्ज शेप का मैक्रोफेज रहता है। यहाँ पे लिख रखा है जिसको हम लोग एक्टिवेटेड मैक्रोफेज बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको प्लम्पी मैक्रोफेज भी बोलते हैं, प्लम्प मैक्रोफेज या प्लम्पी मैक्रोफेज भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि यही मैक्रोफेज थोड़ा मॉडिफाइड हो गया है, और ये मॉडिफाइड जो अभी सेल्स बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीस्कॉफ सेल बोलते हैं। एंटीस्कॉफ नाम क्यों रखा गया कि पहली बार इसको एक रशियन साइंटिस्ट एंटीस्कॉफ ने डिस्कवर किया था, देखा था, इस वजह से उसको एंटीस्कॉफ सेल बोला गया। ये एंटीस्कॉफ सेल है क्या, प्लम्प मैक्रोफेज को ही एंटीस्कॉफ सेल बोला, मैक्रोफेज ही है, पर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ है कि इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर एंटीस्कॉफ सेल है तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो कैसा दिखता है, बिल्कुल कैटरपिलर के जैसा दिखता है, ठीक है। और कैटरपिलर के जैसा दिखता है, इसी वजह से एंटीस्कॉफ सेल को हम लोग और क्या नाम देते हैं, कैटरपिलर लाइक सेल, ठीक है, ये नाम देते हैं। और अगर इसी सेल्स को मैं काट दूं और मैं ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन में देखूं तो बिल्कुल ये आउलाई अपीयरेंस दिखता है। तो ये भी हमको याद रखना है कि कैटरपिलर सेल को ही अगर काटने पे तो बिल्कुल
आउल आई अपीयरेंस दिखेगा। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है। स्काफ बॉडी ये पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे ये इन्फ्लामेशन चल रहा है, ये स्काफ बॉडी है। और ये कहाँ चल रहा है? मायोकार्डियम में चल रहा है। जैसे ये अगर मैं मायोकार्डियम की बात करूँ तो यहाँ पे ये ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन चल रहा है। मैं इसको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये स्काफ बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर जो प्लम्प मैक्रोफेज है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंटीस्कॉफ सेल बोल रहे हैं या कैटरपिलर सेल बोल रहे हैं। अगर इस सेल में जो न्यूक्लियस है उसको मैं क्या करूं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल देखोगे, अगर इसी मैक्रोफेज को आप लॉन्गिट्यूडनल देखोगे तो कैसा दिखेगा? बिल्कुल कैटरपिलर के जैसा दिखेगा। लेकिन अगर इसको मैं क्रॉस सेक्शनल देखूं तो बिल्कुल आउल आई अपीयरेंस दिखेगा। तो याद रखना है, एंटीस्कॉफ बॉडी के अंदर वो जो एरिया है उस बॉडी के अंदर एंटीस्कॉफ सेल या कैटरपिलर सेल पाया जाता है और उसका न्यूक्लियस कैटरपिलर, लॉन्गिट्यूडनली वो कैटरपिलर के सेल के जैसा दिखता है। जबकि ट्रांसवर्स अगर क्रॉस सेक्शन करके देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा? बिल्कुल आउलाई अपीयरेंस दिखेगा। अब तुमसे कोई पूछेगा कि जो पैथोग्नोमिक फीचर है रूमेटिक हार्ट डिसीज का, तो वो क्या है? तुम्हारा एस्कॉफ बॉडी है, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम लोग सी की बात करें तो वो क्या हो जाता है? पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। मतलब अगर ये एंडोकार्डियम हुआ, ये तुम्हारा मायोकार्डियम हुआ, और ये बाहर का अगर लेयर जो हो गया तुम्हारा, अगर ये मैं इसको मायोकार्डियम मान रहा हूँ, अगर ये बाहर का लेयर हो गया तो ये पेरिकार्डियम होगा। इसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, यहाँ पे फाइब्रस आकर डिपोजिट हो जाएगा, फाइब्रस डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ये खींचा जाए, मतलब एक तरीके से दिखने में ऐसा लगता है जैसे ब्रेड के बीच में बटर लगा के खींचते हैं तो वैसे खींचता है, वैसा दिखता है। तो इसी वजह से इसको ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। तो 3 के 3 हम लोग पढ़े, 3 के तीनों में एक फाइंडिंग मिली और बहुत इंपॉर्टेंट मिला। जब हम लोगों ने एंडोकार्डाइटिस पढ़ा तो हम लोग एक्यूट में मैक्यूलम प्लेग पढ़ा और क्रोनिक में बटल होर्न अपीयरेंस या फिश माउथ अपीयरेंस पढ़ा। अगर मैं सेकंड मायोकार्डाइटिस की बात करूँ तो एस्कॉफ बॉडी मिला, जो कि पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ रूमेटिक हार्ट डिसीज था। और इसी के अंदर जो प्लम्प मैक्रोफेज थे या लार्ज मैक्रोफेज थे उसको हम लोगों ने एंटीस्कॉफ सेल या कैटरपिलर सेल भी बोला। और इसी को अगर मैं क्रॉस सेक्शनली देखूँ तो वो कैसा? आउलाई अपीयरेंस देता है, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं पेरिकार्डाइटिस में देखने लगता हूं तो इसमें क्या मिलता है तुम्हें? ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है। तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस किसमें देखने को मिलता है, तो आंसर जाएगा रूमेटिक हार्ट डिसीज। ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अभी जो एंटीबॉडी मिमिक्री है, जो मॉलिक्यूलर मिमिक्री है, उसने किस पे इन्फ्लामेशन करवाया है, किसका डिस्ट्रक्शन करवा रहा है? वो कार्डाइटिस करवाया है। वो मतलब हार्ट पे क्या इफेक्ट दिखाया है। अभी वो मैंने तुम्हें बताया था कि जॉइंट्स पे भी दिखा सकता है। तो सेकंड हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो कि मोस्ट कॉमन फीचर है, सबसे ज़्यादा जॉइंट्स ही इन्वॉल्व होता है। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो जॉइंट्स इन्वॉल्व करेगा उसमें क्या मिलेगा तुम्हें? माइग्रेटरी एसिमेट्रिकल लार्ज जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक पढ़ा है। क्या पढ़ते हैं हम? जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, उसमें 2S याद रखना है कि हमेशा स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व करता है भैया, स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व करेगा और सिमेट्री रहेगी, ठीक है। यहाँ पे तो अलग कहानी है। यहाँ पे पहली बात तो माइग्रेटरी है। कभी कभी किसी बुक में माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस लिखा रहता है रूमेटिक हार्ट डिसीज के मैनिफेस्टेशन में। ये एसिमेट्रिकल है, मतलब अगर हो सकता है कि राइट नी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, एक मिनट, राइट नी का इन्वॉल्वमेंट हुआ और आगे चल के ये तुम्हारा क्या हो गया? लेफ्ट एल्बो का इन्वॉल्वमेंट हो गया। मतलब समझ रहे हो, कोई ऐसा सिमेट्री नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि माइग्रेटरी है, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पे चला जा रहा है। तो इसमें क्या रहेगा? माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस हो सकता है कि मतलब नी जॉइंट भी इन्वॉल्व हुआ है, एल्बो भी इन्वॉल्व हुआ है, कभी ये इन्वॉल्व हो रहा है, कभी वो इन्वॉल्व हो रहा है। इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जब कभी भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, अभी हम लोग इसको मतलब डिफरेंशियल चार्ट पढ़ेंगे उसका, वो अभी अलग देख लेंगे, लेकिन अभी हम समराइज करने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा डिफॉर्मिटी मिलेगी। हम लोगों ने बहुत सारे डिफॉर्मिटी, 4-5 डिफॉर्मिटी, जैसे जेड लाइन डिफॉर्मिटी या सॉन्नेक डिफॉर्मिटी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, कभी भी ये ठीक हो जाता है कुछ दिनों में, कभी भी यहाँ पे तुम्हें डिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी। तो अगर रूमेटिक हार्ट डिसीज की वजह से अर्थराइटिस हो रहा है तो वो कौन सा होगा? माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होगा, एसिमेट्रिकल होगा, लार्ज जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन कभी भी डिफॉर्मिटीज नहीं होगी। समझे? कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा जॉइंट में, जैसे जॉइंट्स में जेड लाइन नहीं बन जाएगा, ठीक।
अगर मैं बात करूं एक थोड़ा समरी में, अगर मैं देखूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि रूमेटिक फीवर और रूमेटॉइड अर्थराइटिस दोनों अलग अलग है। ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद हो रहा है और ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से हो रहा है। ये तो तुम्हारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें मतलब क्या मिलता है, HLA-DR4 RF और NTCCP मिल रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा इंसिडियस ऑनसेट का होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मतलब ऐसा नहीं अचानक से। जनरली ये यंग फीमेल में होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि सबका एज ग्रुप होता है। जैसे अगर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की बात कर ले थोड़ा सा, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो हम लोग को पता है कि ओल्ड एज में होता है, मतलब 60 से ऊपर के लोगों को होगा। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है वो जनरली 20 to 40 ईयर एज में होता है, स्पेशली फीमेल को होता है। जो तुम्हारा गाउट होता है वो किसको होता है, तुम्हारा यंग एज के मेल को होता है। ये सब तो फीमेल हो सकते हैं, ये मेल होता है, यंग एज मेल होता है, मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है। यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि भैया ये तो 20 से 40 स्पेशली फीमेल को होगा ज़्यादा, ये तो बच्चों में होता है। ठीक है, यहाँ पे लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व होगा रोमेटिक फीवर में, रोमेटिक हार्ट डिसीज रोमेटिक फीवर में। यहाँ पे तुम्हारा क्या इन्वॉल्व होगा, और माइग्रेटरी रहेगा, यहाँ पे स्मॉल जॉइंट रहेगा, ये एसिमेट्री रहेगी, ये सिमेट्रिकल रहेगा। कभी भी इसमें डिफॉर्मिटीज़ नहीं मिलेगी, यहाँ पे डिफॉर्मिटीज़ मिलेगी। ठीक है, इसमें तुम्हें ASO टाइटर पॉजिटिव मिलेगा, इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, रूमेटॉइड फैक्टर मिलेगा और NTCCP मिलेगा। जैसा कि हम लोग एक बात और जानने चलते हैं एक्स्ट्रा में, कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द रूमेटॉइड अर्थराइटिस तुम्हारा NTCCP ही रहता है। ठीक है, ये हम लोग जान गए। तो अभी हम लोगों ने कार्डाइटिस पढ़ा, उसके बाद पॉलीअर्थराइटिस पढ़ा। अभी हम लोग क्या थर्ड मैनिफेस्टेशन देखते हैं, जैसे वो क्या होता है, जिसको हम लोग कोरिया बोलते हैं, और इसको बोलते हैं शेडेनम कोरिया, क्योंकि ये सबसे पहले एक लड़की में देखने को मिला था जिसका नाम ही यही था। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोरिया होता है, इनवॉलंटरी जर्क आने लगते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसके लिए, ये शेडेनम कोरिया तो सब याद किए रहते हैं, हम लोग को एक्स्ट्रा में क्या याद रखना है कि सबसे लास्ट में ये देखने को मिलता है, सबसे क्रोनिक फेज में, रेयर है, सबसे लेट में देखने को मिलेगा। अगर वो पूछ रहा है तुमसे कि 5 के 5 में से सबसे लेट में कौन देखने को मिलेगा, तो तीसरा वाला, मतलब डिलेड प्रेजेंटेशन इसका होता है, सबसे लास्ट में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं फोर्थ का, तो ये तो 4th और 5 होते हैं, वो स्किन के मैनिफेस्टेशन होते हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है, एक होता है इरिथमा मार्जिनेटम। सबसे बड़ी बात, जैसे ये यहाँ पे बना है, इरिथमा मार्जिनेटम है तुम्हारा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि इसमें इचिंग नहीं होती है, ये इसमें खुजली नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसमें नो इचिंग रहेगा, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक, दूसरी बात ये है कि सबक्यूटेनियस नोड्यूल की बात करें तो ये पहली बात तो ये याद रखो, ये पेनलेस होता है। जैसे रोमेटिक हार्ट डिसीज़ में जो इरिथमा मार्जिनेटम हुआ वो इचिंग नहीं था, वैसे ही सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी तुम्हारे पेनलेस रहेंगे, और स्पेशली तुम्हारे क्या रहेंगे, एक्सटेंसर सरफेस पे वो होते हैं। जैसे देखिए ये नोड्यूल्स बना हुआ है, तो ये तुम्हारा नोड्यूल्स हो गया। तो हम लोग क्या देख लिए, 5 के 5 देख लिए कि सबसे पहले कार्डाइटिस हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, और 3 के पैन कार्डाइटिस होगा, इंडोकार्डाइटिस होगा, मायोकार्डाइटिस होगा और पेरिकार्डाइटिस होगा। सब में इंपॉर्टेंट फीचर हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग पॉलीअर्थराइटिस देखे, उसके बाद हम लोगों ने देखा कोरिया देखा, उसके बाद हम लोगों ने स्किन के 2 मैनिफेस्टेशन मतलब एरिथमा देखा और नोड्यूल्स देखा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो इसके लिए क्राइटेरिया यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जोन्स क्राइटेरिया यूज देते हैं, मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया यूज करते हैं। और इसमें जो अभी 5 मैनिफेस्टेशन हम लोग पढ़ के आए, जहाँ पे 5 जगह पे इन्फ्लामेशन चलने लगा है, उसको हम लोग सब क्या किस में इंक्लूड करते हैं, मेजर क्राइटेरिया में यूज़ करते हैं, और कुछ लोगों को क्या, और कुछ पॉइंट्स को क्या करते हैं, माइनर क्राइटेरिया में यूज़ करते हैं। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, CP केस और फेस, FACE। जैसे C मतलब चिराग पांडे मेरा नाम है, तो C से हम लोग चिराग पांडे का केस और उसका फेस। तो C से हम लोग क्या याद कर सकते हैं, कार्डाइटिस, P से पॉलीअर्थराइटिस याद कर सकते हैं, C से हम लोग कोरिया याद कर सकते हैं, और E से इरिथमा याद कर सकते हैं, और S से सबक्यूटेनियस नोड्यूल याद कर सकते हैं। तो जो CP केस है उसको हम लोग क्या याद करेंगे, C से कार्डाइटिस हो गया, P से पॉलीअर्थराइटिस हो गया, C से कोरिया हो गया, E से इरिथमा हो गया, और S से सबक्यूटेनियस हो गया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल हो गया। इंपॉर्टेंट बात है फेस में F से क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, A से आर्थ्रेलिया हो जाएगा, और C से तुम्हारा CRP इंक्रीज करेगा, और एक एक्स्ट्रा ESR इंक्रीज, क्योंकि इन्फ्लामेशन चल रहा है तो ये सब बढ़ेगा ही, और E फेस FE।
और ई से तुम्हारा क्या आ जाएगा, ईसीजी हो जाएगा। ईसीजी मतलब क्या हो जाएगा, इसमें पीआर इंटरवल तुम्हारा क्या रहेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। ईसीजी में पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो हमको ध्यान में रखना है सीपी केस और फेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात इसमें सबसे जो पहले अपने ही एआईपीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिया था, बोला था इसमें कौन सा मेजर क्राइटेरिया में नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो हम लोग जनरली आर्थराइटिस और आर्थल्जिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्थल्जिया मतलब जॉइंट का दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये जॉइंट का जो पेन है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, वो किसमें, माइनर क्राइटेरिया में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मेजर का तो पूछ चुका है, हो सकता है माइनर का पूछे, तो माइनर का फेस याद रखना है। एफ से फीवर, ए से आर्थल्जिया, सी से सीआरपी और ईएसआर, ई से तुम्हारा ईसीजी मतलब प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल तुम्हें देखने को मिलेगा। हाँ, फिलहाल जोन्स क्राइटेरिया में हम कब इसको पॉजिटिव मानेंगे, अगर तुम्हें 2 मेजर क्राइटेरिया पॉजिटिव मिल जा रहा है। डायग्नोसिस कब बनाओगे, जब 2 मेजर क्राइटेरिया तुम्हें पॉजिटिव मिल रहा है। कार्डाइटिस और पॉलीआर्थराइटिस अगर तुम्हें दोनों मिल गए या 2 कोई मिल जा रहे हैं, तो तुम क्या मानोगे कि जोन्स मॉडिफाइड क्राइटेरिया के हिसाब से रूमेटॉइड अर्थराइटिस पॉजिटिव है, सॉरी रूमेटिक हार्ट डिसीज उसको है। या तो तुम्हें ये नहीं मिल पा रहा है तो 1 मेजर मिले, 2 माइनर मिले, ठीक है। साथ में प्लस यहाँ पे लिख रखा है कि हिस्ट्री में रहे कि उसको स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ था, मतलब GABHS मतलब ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ था, सोर थ्रोट हुआ था, वो तुम्हें हिस्ट्री में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का रूमेटिक हार्ट डिसीज खत्म होता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 1 लाइनर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग समराइज एक पेज पे करने जा रहे हैं। इसका जो तुम्हारा रोमेटिक फीवर का, रोमेटिक हार्ट डिसीज का जो 1 लाइनर है वो अभी देखने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन होता है। हम लोग जानते हैं कि ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है। इम्यून रिएक्शन की बात करें तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी और मॉलिक्यूलर मिमिक्री देखने को मिलता है तुम्हारा। अगर मैं बात करूं तो एम प्रोटीन एंटीजन रहता है, और स्पेशली इस कौन से एज ग्रुप में होता है, 5 to 15 ईयर में होगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो, कि जो मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड हार्ट डिसीज होता है ना, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में, तो वो तुम्हारा क्या होगा, रूमेटिक हार्ट डिसीज या रूमेटिक फीवर ही होता है। तो ये एकदम से इसको अलग से याद करके रखो, इसको भूलना ही नहीं है, हमारे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर मैं पैथोलॉजी की बात करूं तो इसका जो पैथोलॉजिकल फीचर होता है हमको पता है, स्कॉप बॉडी है। इसका अगर मैं सेल्स की बात करूं तो इसके अंदर जो सेल पाया जाता है, जो मैक्रोफेजी होता है, वो एंटी स्कॉफ सेल या फिर कैटरपिलर सेल बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे मैंने नहीं बताया था कि अगर वो बोल रहा है कि स्कॉफ जैंड सेल, तो वो जो एंटी स्कॉफ बॉडी तो अलग हो गया, वो एरिया जहाँ पे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन चल रहा है, इसी के अंदर एंटी स्कॉफ सेल पाए जाते हैं, कैटरपिलर सेल पाए जाते हैं, स्कॉफ बॉडी के अंदर कैटरपिलर सेल पाए जाते हैं। कभी कभी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं, तब उसको क्या हम लोग बोलने लगते हैं, स्कॉफ जैंड सेल बोलने लगते हैं। यही कैटरपिलर सेल, यही एंटी स्कॉफ सेल, अगर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया तो उसे एंटी स्कॉफ जैंड सेल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर रूमेटिक हार्ट डिसीज हो रहा है तो हमको ऑर्डर क्या याद रखना है, मैटअप। तो जो मैटअप से क्या याद आता है कि जो मोस्ट कॉमन वॉल्व रहेगा वो मिट्रल वॉल्व रहेगा, और सबसे पहले एक्यूट में मिट्रल रिगर्जिटेशन होगा और आगे चल के मिट्रल स्टेनोसिस कॉज करवाएगा। और इसका हम लोग फाइंडिंग भी जाते हैं कि मैक्यूलम प्लेग मिलेगा, मैकैलम प्लेग मिलेगा, और तुम्हें क्या मिलेगा, बटन होल अपीयरेंस, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिश माउथ अपीयरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड की बात करें तो मैटअप के हिसाब से वो एओर्टिक आ जा रहा है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि रूमेटिक हार्ट डिसीज में जो मिट्रल का क्लासिकल फाइंडिंग है वो लेट में मिलेगा, मिट्रल स्टेनोसिस कहलाता है, जिसमें तुम्हें फिश माउथ अपीयरेंस या बटल होल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ये हम पहले ही जान चुके हैं। अगर मैं पेरिकार्डाइटिस की बात करूँ तो ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस तुम्हें देखने को मिलेगा अगर पेरिकार्डियम इन्वॉल्व हुआ तो। क्लिनिकल फीचर्स की बात करूं तो जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है वो माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होगा, लार्ज जॉइंट का एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर मोस्ट सीरियस मैनिफेस्टेशन वो पूछ लेता है तो कार्डाइटिस आंसर जाएगा। मोस्ट स्पेसिफिक या डिलेड, मैंने बताया था ना सबसे लास्ट में आता है, तो सेरेनम कोरिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्यूटेनियस साइन की बात करूँ तो 2 होते हैं, मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ कि एरिथमा मार्जिनोटम और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होंगे। इसके बाद मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ कि जो अर्लीस्ट मर्मर होता है वो किस में मिलेगा, मिट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर मिलेगा, क्योंकि एक्यूट में मिट्रल वॉल्व भी इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले वो मिट्रल रिगर्जिटेशन कॉज करता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जोन्स क्राइटेरिया यूज करेंगे, और मेजर क्राइटेरिया में तुम्हारा क्या रहेगा, सीपी केस, ठीक है, और माइनर में क्या रहेगा, फेस,
ठीक। सी से तुम्हारा कार्डाइटिस, पी से तुम्हारा पॉलीआर्थराइटिस, एक सी से तुम्हारा कोरिया, ई से तुम्हारा एरिथमा मार्जिनेटम, एस से तुम्हारा सबक्यूटेनियस नोड्यूल, एफ से तुम्हारा फीवर, आर्थेल्जिया फीवर हो गया, आर्थेल्जिया हो गया, सी से तुम्हारा सीआरपी हो गया, मतलब साथ में ईएसआर भी याद रखना है, और पी से मतलब ई से मतलब ईसीजी, जिसमें प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर जोन्स क्राइटेरिया में डायग्नोसिस करने जाओगे तो तुम्हें 2 मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है तो एक मेजर क्राइटेरिया, एक माइनर क्राइटेरिया रहे, साथ में इसके क्या रहे, तुम्हारा स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलनी चाहिए। एविडेंस के तौर पे तुम्हें क्या मिलेगा, एएसओ टाइटर पॉजिटिव मिलेगा, मतलब बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर मैं बात करूँ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ तो क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिसीज में वॉल्व डिफॉर्मिटी होता है, स्पेशली मिट्रल स्टेनोसिस, क्लासिकल फाइंडिंग इसकी हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस हम लोग पहले ही जानते हैं, रूमेटिक हार्ट डिसीज होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन रूमेटिक हार्ट डिसीज, तो याद करना है, एकदम ध्यान में रखना है कि ये तुम्हारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है। बाकी रिस्क क्या है, अगर किसी को रूमेटिक हार्ट डिसीज हो जाता है तो उसको आगे चल के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, आगे चल के आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो सकता है, और आगे चल के थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वन लाइनर भी खत्म कर दिया। आगे हम लोग लिबमैन-सैक एंडोकार्डाइटिस पढ़ेंगे और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़ेंगे, और एक नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस पढ़ना बाकी है। और फिर लास्ट में फाइनली इन चारों के जो वेजिटेशंस होते हैं वाल्स के ऊपर, सबका एक टेबल के फॉर्म में बना के कंपैरिजन करेंगे, जिसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। थैंक यू।